पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ये लीडर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होता है। उनके अपने बच्चे, एक लीडर का बच्चा का नाम बताइए मुझको जो दंगा में जाता है। कोई नहीं जाता है। बताइए कोई आंदोलनकारी हो, बड़ा अच्छा आंदोलन भी बता दीजिए ना, कोई पॉलिटिकल लीडर का बेटा बड़ा बढ़िया आंदोलनकारी है। कोई भी नहीं है। आंदोलनकारी जमीन से निकलता है और वो जमीन के मुद्दों के लिए आता है, जमीनी अधिकार के लिए आता है। ये वही बीजेपी बोल रही है ना कि पहले से क्यों नहीं चालू? मैं बता रही हूँ पहले से ना, इसलिए ना कि आप हमारे सीएम को छोड़ देते ना, आप हमारे सीएम को तो जेल में डाल दे रहे हैं, आप तो उनको काम करने नहीं दे रहे हैं। और फिर उसके बाद जब हम योजना ला रहे हैं तो बोलते हैं पहले से कब से, 2010 से 2014 से बोल तो रहे हैं कि बटोगे तो बटोगे। हम तो बट ही नहीं रहे, हम तो सब एक हैं। हमारी तो सोचिए कि हम सब एक हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज एक थे, हमारे संस्कार एक है ना। वो कुछ भाड़े के गुंडे होते हैं जिसको पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेम्पररी बेसिस पे अपने फायदे के लिए कुछ लीडर्स भाड़े पे उनको इस्तेमाल करते हैं, फिर वो मुद्दा खत्म हो जाता है। वो मुद्दा कोई बड़ा कोई आंदोलन नहीं है, इसको गलत फहमी में नहीं रहना है इसमें कि कुछ ऐसा आंदोलन चल रहा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। कोई नहीं चाहता ना कि हमारा बच्चा जाकर कहीं मर जाए। कि बटोगे तो कटोगे। और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो किसी जाति को भी, जाति विशेष को टारगेट करना, धर्म विशेष को टारगेट करना, इस पर आप क्या सोच रखते हैं? देखिए हमारा देश एक इतना खूबसूरत, आप तो घूमेंगी पूरे भारतवर्ष को, इतनी भाषाएं हैं हमारे देश में, इतनी संस्कृति के साथ हम लोग मतलब अलग अलग छोटे छोटे कल्चर्स अलग अलग है हमारे यहाँ। साउथ का अलग है, नॉर्थ का अलग है, वेस्ट का अलग है, ईस्ट का अलग है। मैं स्वामी विवेकानंद जी का उनको बहुत फॉलो करती हूँ, पढ़ती भी हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और इंदिरा गांधी तो आयरन लेडी थी, वो मतलब वो कलेजा होना चाहिए बस, वो लीडरशिप होनी चाहिए और वो देश के लिए बस मरने मिटने के लिए कि मैं मार दूँ। देखिए सड़क बनवा देना, नदी नाला बनवा देना, तालाब गुड़वा देना और पुल पुलिया बनवा देना, ये कोई भी सरकार आएगी तो वो करेगी ही करेगी। ऐसा नहीं है कि हम आकर के करवा दें और फलना कोई करवा दिया तो बड़ा बड़ा विराट काम। ये विराट चीज़ें नहीं होती हैं। विराट वो होता है कि मैं बोलूँगी कि आप अगर किसी के जीवन में शिक्षा का दान देते हैं, वो एक ऐसा दान है जो आप मतलब कभी ख़त्म नहीं होता, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। शिक्षा ऐसा चीज़ है। तो मुझे लगता है, और शिक्षा सबसे बड़ा शस्त्र भी है मनुष्य के जीवन का। तो शिक्षा जब आप उस पर जब फोकस करते हैं, निसंकोच ही व्यक्ति जो शिक्षित होता है तो वो मतलब उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं रहती है, डर खत्म हो जाता है और वो तैयार हो जाता है, उसमें वो भय नहीं रहता, उसमें वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। अभी हम लोग हैं बोकारो में और जिस तरह से झारखंड चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है, उम्मीदवारों के नाम घोषित हो गए हैं। वहीं पे बोकारो से कांग्रेस के विधायक, जो कि इनका ससुर का यहाँ पे काफ़ी समय तक दबदबा रहा और वो काफ़ी लंबे समय तक यहाँ के विधायक रहे, अब उनकी बहू श्वेता सिंह कांग्रेस से टिकट लेके आई हैं और चुनाव में पिछले बार भी कड़ी टक्कर दी थी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी, उनको मात्र थोड़े से वोट से पीछे रह गई। लेकिन इस बार की क्या तैयारी है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मैडम बैठी हुई हैं, बातचीत शुरू करते हैं और तमाम पूरा इंटरव्यू में हम लोग बोकारो के बारे में जानेंगे, यहाँ की ज़मीनी मुद्दा क्या है, सब पे बात करने में। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जिस तरह से आपके ससुर यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक रहे विधायक, आपकी क्या तैयारी है? बाबूजी बहुत समय तक यहाँ के विधायक रहे निश्चित तौर पे, और उस दौर में, उस वक्त में जो एक बदलाव बोकारो के लिए होना चाहिए था, निश्चित तौर पे उन्होंने वो सारी चीज़ें की और जिसका परिणाम ये रहा कि आज भी लोग उनको बहुत अच्छी तरीके से याद करते हैं। और उन्हीं का संस्कार है कि आज मैं अपने लोगों के बीच में उनके अधूरे जो काम हैं, सपने हैं, उसको पूरा करने के लिए अभी मैं मैदान में हूँ और अपने लोगों के साथ हूँ। तो निश्चित तौर पे एक उद्देश्य है कि बोकारो को हम लोग को एक नई ऊंचाइयों पे लेकर के जाना है। पिछले बार भी अब बीजेपी के जो विधायक हैं उनको कड़ी टक्कर दिए थे, महज 13,000 वोटों से पिछड़ गई थी, तो ये कमी कहाँ पे रह गई? देखिए चुनाव एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें आप कुछ तय नहीं कर पाते हैं कि मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी तैयारी करना इतना आसान नहीं होता है। और पिछले बार का जो माहौल था 2019 में बहुत कम समय मिला था और अचानक से मेरा आना चुनाव के मैदान में
लोगों से अच्छे से परिचय नहीं था मेरा, लोग पहचान नहीं रहे थे। तो बहुत सारी ऐसी और भी कमियां थी, मैनेजमेंट चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि हम थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन इस बार की तैयारी बहुत अच्छी है। इस बार की तैयारी अच्छी है और इस बार हेमंत सोरेन जी जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन जी ने मोर्चा संभाला है और जिस तरह से झारखंड में उनका जो अभी जलवा बिखेर रही हैं, जिस तरह से विधायकों को जिस तरह से संबोधित कर रही हैं, सभी महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं सबको लेकर साथ चल रही है, उनका सहयोग आपके साथ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। हमारे गठबंधन सरकार जो हमारी यहाँ पे है और कल्पना सोरेन जी विधायक भी हैं, अब दूसरी बार फिर से अब वो लड़ रही हैं और एक अच्छी लीडरशिप में वो आगे बढ़ रही हैं। वो क्वालिटी उनमें है, वो शिक्षा उनकी, वो एजुकेशन जो है उनका, वो उनकी भाषा में दिखता है, उनकी कार्यशैली में भी दिखती है, उनका संस्कार जो है। तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा हम लोग सभी लोगों को हो रहा है। पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं, तो ऐसा कुछ आपको लग रहा है ज़मीनी मुद्दों पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया? निश्चित तौर पे बोकारो एक बौद्धिक नगरी है और जिस तरीके से बोकारो का विकास होना चाहिए था इन 10 सालों में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जिस विकास का जो पैमाना होना चाहिए हमारे बोकारो के लिए, मैं और जगह की बात नहीं करूंगी क्योंकि बोकारो का तुलना कहीं से भी नहीं हम कर सकते हैं पूरे झारखंड भर में। बोकारो बिल्कुल भी अलग मतलब एकदम बिल्कुल अलग शहर है ये, और यहाँ पे जितनी ग्रामीण हैं और शहरी लोग भी हैं और बीएसएल के एम्प्लॉयज़ हैं, बिजनेस क्लास है चास में, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, एक अलग समीकरण है यहाँ का। तो यहाँ का जो विकास होना चाहिए था निश्चित तौर पे वो विकास यहाँ का नहीं हुआ है। शिक्षा सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो है देश का, तो शिक्षा में यहाँ पे बोकारो में स्कूल को क्या कंडीशन है? देखिए बोकारो पहले से ही मतलब एक शिक्षा के अगर परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी जो था बहुत अच्छा था यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे ये पता नहीं मतलब भ्रष्टाचार की ओर और जो यहाँ का रिज़ल्ट भी है पहले के मुकाबले अगर देखेंगे तो आप उसको कम पाएंगे। और शिक्षा अब एक ये हायर एजुकेशन की बात है, अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करें वहाँ पर भी जो हम लोगों को मिलना चाहिए था, यहाँ पे करीबन 40-50 हज़ार बीएसएल प्लांट के अंदर में मज़दूर काम करते हैं, उनके बच्चे हैं, उनके और भी गरीब जो लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अगर उनकी शिक्षा पे भी हम अगर फोकस करते और उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते थे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकारी स्कूल को अगर सुधार अगर उसमें अगर इम्प्रूवमेंट होता, सुधार होता तो निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि शिक्षा कम से कम, जैसे जब मैं बताना आपको चाहूँगी कि बाबूजी ने अपने कार्यकाल में उनका सपना था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा कम पैसे में, कम से कम मतलब फ्री हो तो और अच्छा है, अगर फ्री नहीं हो भी रहा तो कम से कम मिनिमम शुल्क दे करके बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम हम लोगों ने मतलब बाबूजी ने करवाया। आरवीएस हमारा आज भी संस्थान है, स्कूल जो चलता है, सेक्टर 9 में है, 12 में है, कॉलेजेस हैं। तो बाबूजी के माध्यम से वो चीज़ें यहाँ पे स्थापित हुई और उसका फ़ायदा हज़ारों लाखों लोग ले चुके हैं और ले रहे हैं, आगे भी लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब मैं बोलूँगी कि आप अगर किसी के जीवन में शिक्षा का दान देते हैं, वो एक ऐसा दान है जो आप मतलब कभी ख़त्म नहीं होता, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। शिक्षा ऐसा चीज़ है। तो मुझे लगता और शिक्षा सबसे बड़ा शस्त्र भी है मनुष्य के जीवन का। तो शिक्षा जब आप उस पर जब फोकस करते हैं, निसंकोच ही व्यक्ति जो शिक्षित होता है तो वो मतलब उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं रहती है, डर खत्म हो जाता है और वो तैयार हो जाता है, उसमें वो भय नहीं रहता, उसमें वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बीजेपी सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन पे ध्यान दे रही है, उस नीति को लाना चाहती है। आप ऐसा चाहती हैं कि 1 नेशन और 1 एजुकेशन हो जाए देश में? निश्चित तौर पे अगर देश हित में देश किस चीज़ से बनता है? यहाँ के नागरिकों से बनता है। जो यहाँ के लोग हम और आप
हम और आप ही तो देश हैं। अगर देश के हित में अगर चीज़ें हो रही हैं, कोई भी बना रहा हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, एनी गवर्नमेंट अगर देश के हित में बात करती तो निश्चित तौर पे हम उनके साथ हैं। अभी जिस तरह से मैया सम्मान योजना का पूरा झारखंड में प्रकोप चल रहा है कि मैया सम्मान योजना से महिलाओं को लाभ हो रहा है और इससे चुनावी माहौल भी बदल गया है, जिसपे बीजेपी टारगेट कर रही है कि ये लॉलीपॉप है, सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप। आने वाले समय में जब इनकी सरकार बन जाएगी तो फिर ये ख़त्म कर देंगे, क्योंकि थोड़े समय के लिए दे रही है। तो क्या कहेंगे, कब तक ये कारगर रहेगा ये मैया सम्मान योजना? देखिए, मैया सम्मान योजना जो है ना, वो प्रकोप नहीं है। प्रकोप एक नेगेटिव वर्ड है। ये एक आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है हम लोगों, हम महिलाओं के लिए। हम महिलाएं जो घर में रहती हैं और जो रोज़गार जिनको नहीं मिल पाता है, वो बाहर नहीं जा सकती हैं घर से, वो अपने घर में रहती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, घर का काम करती हैं। अगर उनको 1000-2000 पेंशन दे दिया जा रहा है तो बीजेपी के जो लोग हैं उनको इतना खलबली मच रहा है भाई, और झूठ फरोस बांट रहे हैं वो। गोगो पोगो दीदी योजना जो लेकर के वो लोग आए हैं, वो जो उनकी योजना है ना, गोगो दीदी पोगो योजना, ये सारी योजना इनकी जो है ये बेवकूफ़ बनाने वाली योजना है। और हेमंत योजना बताती हूँ, महिला सम्मान का जो हेमंत मैया सम्मान योजना है ना, ये जिस दिन से शुरू हुआ है, मतलब महिलाओं के अकाउंट में अभी पेमेंट आना शुरू हो गया है। हमने वादा किया है कि दिसंबर से 2500 रुपया आएगा, और वो लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव के लिए है। ये वही बीजेपी बोल रही है कि पहले से क्यों नहीं चालू की? मैं बता रही हूँ, पहले से ना, इसलिए ना कि आप हमारे सीएम को छोड़ देते ना, आप हमारे सीएम को तो जेल में डाल दे रहे हैं, आप तो उनको काम करने नहीं दे रहे हैं। और फिर उसके बाद जब हम योजना ला रहे हैं तो बोलते हैं पहले से कब से? 2010 से, 2014 से, जब उनकी सरकार थी तो वो क्यों नहीं लेकर के आ गए? वो लाते ना, अब वो भी लाने की बात कर रहे हैं। अब हमें देख करके जब हम लेकर के आए गए तो वो फॉर्म भरवा रहे हैं गोगो दीदी। देखिए, पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाइए, पब्लिक बहुत समझदार है और उन्हें पता है कौन उनके अधिकार की बात करता है और कौन मूर्ख बनाता है। तो इन्होंने मूर्ख बनाने का शुरू से काम किया है बीजेपी वाले के लोगों ने। ये मैया सम्मान योजना का कितना जो है ये चुनाव में कितना असर होगा? बिल्कुल असर होगा, 100% इसका असर होगा। मैं बताती हूँ, एक महिला बहन को, मैं विधानसभा में मैं घूमी हूँ, सारी महिलाएं एकदम अस्वस्थ हैं, निर्भीक हैं, और जो उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो मेरे बारे में सोचेगा हम उनके बारे में सोचेंगे। बहुत स्वाभाविक है ये तो। बोकारो की ज़मीनी मुद्दा क्या है जिस पे आपकी फोकस है कि आने के बाद आप उस पर सबसे पहले काम करेंगे? देखिए, सड़क बनवा देना, नदी नाला बनवा देना, तालाब कोड़वा देना और पुल पुलिया बनवा देना, ये कोई भी सरकार आएगी तो वो करेगी ही करेगी। ऐसा नहीं है कि हम आकर के करवा दें और फलना कोई करवा दिया तो बड़ा बड़ा विराट काम। ये विराट चीज़ें नहीं होती हैं। विराट वो होता है कि आप विधि व्यवस्था के उसके परिस्थिति के अनुरूप जा कर के या फिर उसके खिलाफ जा कर के आप कुछ अपने लोगों के लिए लेकर के आते हैं, उनके अधिकार के लिए, उनकी मतलब उनकी ज़रूरत के लिए, और समझ करके कि हमारे लोगों की क्या आवश्यकता है, यहाँ का रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों को क्या चाहिए, और फिर हम लेकर के आते हैं तो आप बोलते हैं कि हाँ, ये हुआ हमारे विकास का। आप क्षेत्र में घूम रही है, आपको लगा कि क्या आवश्यकता है यहाँ बोकारो के लोगों? बिल्कुल, हमारे बोकारो में देखिए, अभी भी हायर एजुकेशन के लिए सरकारी कोई संस्थान नहीं है। ऐसी सरकारी संस्थान होनी चाहिए जो बच्चे 10th 12th तो कर लेते हैं, उसके बाद उनको फिर बाहर जाना पड़ता है, पहला। दूसरा, जो युवा लड़के हैं जितने, वो पलायन कर रहे हैं बाहर, शहर हो या गांव हो, दोनों ही जगहों से बच्चे बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। उस पे रोक लगाना होगा, इंडस्ट्रीज़ डेवलप करना होगा ताकि बच्चे बाहर ना जाएं, वो यहीं पे काम करें। मैं बताती हूँ कि मैं अपने तरीके से जितना कोशिश होता है प्लांट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट पे, नॉन कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसे भी मतलब जो व्यवस्था जिस तरीके कोशिश करके, प्रयास करके लोगों को बोलती हूँ कि भाई बाहर मत जाओ, माँ बाप को छोड़ के यहीं रहो। जो वर्तमान विधायक है वो हैट्रिक लगाने की दावा ठोक रहे हैं, इस पर आप क्या कहिए? बिल्कुल, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं उनके साथ। वो हैट्रिक नहीं,
5 ट्रिक, 7 ट्रिक्स, 8 ट्रिक जैसे होती हैं, बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं उनके साथ, बशर्ते उनका जो क्रियाकलाप है, जिस तरीके का जो रहा उनका 10 साल, उसको अगर वो सच्चाई से, अगर ईमानदारी से बैठ कर के देखेंगे तो वो इस तरीके का झूठ और ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं कहेंगे। क्योंकि अपने नॉमिनेशन वाले दिन भी वो कह रहे थे कि राहुल गांधी का हम जमानत जब्त करवा देंगे। तो ये बड़ी बड़ी बातें यही लोग कर सकते हैं। बोलते हैं ना कि मतलब ऊपर से फिट पाट अंदर से मुकामा घाट का कहानी होता है कि कुछ है वो नहीं, बस हल्ला ढिंढोरा पीटते रहना है। तो इनकी यही कहानी है भाई। हेमंत सोरेन के भी तो नामांकन पे खतरा आ गया, जैसे उम्र को लेकर। पहले 2019 में उनका 42 साल उम्र था, अभी 49 साल हो गया। तो बीजेपी वाली कह रही थी कि 5 साल में 7 साल कैसे बड़ा हो गया। देखिए, बीजेपी वालों के पास ना मुद्दा नहीं है, उनके पास मुद्दा नहीं है, उनके पास यही मुद्दा ही है। मतलब जो एकदम जो हमारा ज़मीनी जो जिससे आपको, हमको, सभी को आवश्यकता है, जिससे हमें फ़र्क पड़ेगा, हमें जिन चीज़ों से हमारे लोगों को फ़र्क पड़ता है, जिसकी हमें आवश्यकता है, वैसी वो कोई बात नहीं करेंगे। वो ऐसी बात कर देंगे ना, वो उल जुलूल बातें हैं ना, इसका नाम बदल दो, इसका नाम ये कर दो, वो ऐसा हो गया, कुछ ऊट पटांग बात ये करते हैं और कुछ हमारे फ़ायदे का बात नहीं करेंगे जिससे हमको फ़ायदा हो। आप इतना अच्छा वक्ता भी है, एक मुझे लग रहा है। तो आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानती हैं? राजनीतिक गुरु तो देखिए, मैं इंदिरा गांधी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, ठीक है। और गुरु तो अभी मतलब हमारे मतलब स्पिरिचुअल तो लीडर गुरु जो है वो कोई और है। मैं तब किसी और के शरण में मैं हूँ। लेकिन अगर पॉलिटिकल नहीं चाहेंगे, नहीं, वो बहुत पर्सनल वो चीज़ें होती हैं। और बट पॉलिटिकली मैं बोलूँगी कि मैं स्वामी विवेकानंद जी का, उनको बहुत फॉलो करती हूँ, पढ़ती भी हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और इंदिरा गांधी तो आयरन लेडी थी, वो मतलब वो कलेजा होना चाहिए, बस वो लीडरशिप होनी चाहिए। और वो देश के लिए बस मरने मिटने के लिए कि मार दो मुझे। श्वेता सिंह क्या है, ऐसे पब्लिक जानना चाहती है कि उनको क्या पसंद है, राजनीति में आने से पहले वो क्या सोच रखती थी, क्या बनना चाहती थी? राजनीति में आने से पहले मैं बहुत सिंपल, वेरी होमली, घरेलू लड़की, जिसको मतलब कुछ भी चाहिए नहीं था, मतलब कुछ करना नहीं था ऐसा सच कि बहुत कुछ बड़ा कुछ ऐसा करना है। हाँ, यूपीएससी करने का मतलब वो बहुत मेरे दिल में था, जुनून मतलब था कि मतलब मुझको डीसी में बनूं और मैं एसपी बनूं और अच्छा ये मतलब एक उसमें रहूं, मतलब कि लोगों के साथ कनेक्टिविटी रहे। और एक मेरा मतलब लीडरशिप, वो भी एक लीडरशिप ही है कहीं ना कहीं। आप लोगों को उसमें भी इंस्पायर करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं, एक मतलब अलग तरीके का स्ट्रेंथ होता है वहाँ पे। तो वो था, लेकिन वो कहीं दबा हुआ ही रह गया। वो अंदर कहीं, बोलते हैं ना, अंदर कहीं चीज़ों में दबा हुआ रह गया। अभी भी लगता होगा कभी? अभी बहुत मिस करती हूँ मैं उन सब चीज़ों को। तो बट ठीक है, अब यूपीएससी नहीं रहा तो ये पॉलिटिक्स हो गया। तो सेवा ही अंततः यही कहूँगी कि परवरिश मेरे मायके के साइड में ही, वहाँ पे भी हम लोग पॉलिटिकल फैमिली हैं, यहाँ पे भी पॉलिटिकल फैमिली है। तो परवरिश उस माहौल में हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो माहौल था कि पब्लिक के साथ रहना, लोगों के साथ रहना है, एक सेवा भाव के साथ रहना है कि कुछ देना है, कुछ करना है, कि ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, ऐसे अच्छे इंसान बनाया है, तो हम लोग को कुछ अच्छा करके जाना है। तो सर मैडम, अभी देश में एक ट्रेंड चल रहा था, नारा भी आया है जैसे योगी जी का कि बटोगे तो कटोगे, और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तो किसी जाति को भी, जाति विशेष को टारगेट करना, धर्म विशेष को टारगेट करना, इस पर आप क्या सोच रखती हैं? देखिए, हमारा देश एक इतना खूबसूरत, आप जब घूमेंगी पूरे भारतवर्ष को, इतनी भाषाएं हैं हमारे देश में, इतनी संस्कृति के साथ हम लोग, मतलब अलग अलग छोटे छोटे कल्चर्स अलग अलग हैं हमारे यहाँ। साउथ का अलग है, नॉर्थ का अलग है, वेस्ट का अलग है, ईस्ट का अलग है। तो इतना खूबसूरत हमारा भारतवर्ष,
लाख कोई हल्ला कर ले, मुझे जो लगता है एंड ऑफ द डे अंततः कोई नहीं चाहता ना कि ये जो उल जुलूल जो बातें आप सुनती है, मैं इनको उल जुलूल ही बातें करती हूँ, डिस्कस्टिंग जो बोलते हैं ना, लेकिन उल-जुलूल आंदोलन छिड़ बातें गई है हैं। देश में, इस पे कोई आंदोलन नहीं है। आप आगे इसका असर झारखंड में तो नहीं है ऐसा? कहीं नहीं है, मैं बता रही हूँ ना। वो कुछ भाड़े के गुंडे होते हैं जिसको पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेम्पररी बेसिस पे अपने फ़ायदे के लिए कुछ लीडर्स भाड़े पे उनको इस्तेमाल करते हैं, फिर वो मुद्दा ख़त्म हो जाता है। वो मुद्दा कोई बड़ा कोई आंदोलन नहीं है ये, इसको गलतफहमी में नहीं रहना है इसमें कि कुछ ऐसा आंदोलन चल रहा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। कोई नहीं चाहता ना कि हमारा बच्चा जाकर कहीं मर जाए, कोई राइट हो, कोई नहीं चाहता कि कोई राइट हो। इन सब चीज़ों की बात करेंगे तो राइट होगा। कौन चाहता है कि दंगा फसाद हो? कौन माँ पिता बाप कौन बच्चे को जन्माया है दंगा में भेजने के लिए? कोई नहीं। आपका कल बच्चा होगा, आप भी नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा किसी दंगे में जाए। हमारा बच्चा है, हम चाहते हैं दंगे में जाए। कोई माता पिता नहीं चाहते कि हमारा बच्चा, बहन भी नहीं चाहती है कि मेरा भाई दंगे में जाए। तो इन सब चीज़ों को हम ऐसी बातें ही क्यों बोलेंगे जिससे विभाजन हो? बोल तो रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, हम तो बट ही नहीं रहे, हम तो सब एक हैं। हमारी तो सोचिए कि हम सब एक हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज एक थे, हमारे संस्कार एक है। हाँ, थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस है। आप किसी भी जाति समुदाय का बात कर लीजिए, एनी कास्ट, एनी कम्युनिटी, एनी रिलीजन की भी मैं बात करती हूँ, क्या डिफरेंस है भाई? कोई डिफरेंस नहीं है। आपका देखने का नज़रिया गलत हो रहा है और सिर्फ राजनीति के लिए और कुछ नहीं, पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ये लीडर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होता है। उनके अपने बच्चे, एक लीडर का बच्चा का नाम बताइए मुझको जो दंगा में जाता है। कोई नहीं जाता है। बताइए, कोई आंदोलनकारी हो, बड़ा अच्छा आंदोलन भी बता दीजिए ना। कोई पॉलिटिकल लीडर का बेटा बड़ा बढ़िया आंदोलनकारी है? कोई भी नहीं है। आंदोलनकारी ज़मीन से निकलता है और वो ज़मीन के मुद्दों के लिए आता है, ज़मीनी अधिकार के लिए आता है, ना कि किसी को बांटने काटने छांटने के लिए। ये देश एक करके चलने का चीज़ है और शांति अमन के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए है। भगवान कृष्ण ने क्या बोला है? मोहब्बत करने के लिए बोला है, मारने के लिए नहीं। हाँ, ये चीज़ है कि तुम मेरे साथ गलत मत करो। भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है कि तुम मुझको गलत करोगे तो मैं फिर तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझको छेड़ो नहीं, मैं तुमको छेड़ूंगा नहीं। तुम मुझको छेड़ोगे तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो ये तो भगवान कृष्ण ने कहा है ना। तो इस बार क्या लग रहा है, बोकारो की जनता आपके साथ है? बिल्कुल, संपूर्णतः पूरा बोकारो, मेरा परिवार मेरे साथ है, अपनी इस बहू और बेटी के साथ है। तो ये थी बोकारो की शेरनी, अपने बेबाक अंदाजों के लिए ये प्रसिद्ध है। और ख़ास करके मैं इसलिए मैडम से मिलने आई क्योंकि इनका नाम मैंने बहुत सुना था और आज हमने मिल भी लिया। पूरा इंटरव्यू हुआ बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से, एकदम नॉर्मल भाषा में आप लोगों के सामने रखिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली मुद्दा में। जय हिंद, जय भारत।